guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the science for class 7th NCERT chapter number 10 respiration in organisms. Firstly, what is the respiration? Respiration होती है जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि जब हम हवा को जिस हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको लेते हैं एंड फिर उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड है उसे एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसके बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो सांस लेते हैं उनको, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह के रेस्पिरेशन के बारे में हम रीड करेंगे। अबाउट फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड टूटता है ऑक्सीजन के बिना मदद लिए, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि ईस्ट वगैरह। एंड फिर हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो अभी हम इन सभी चीज़ों को डिटेल के अंदर रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वन डे बुझो वॉज eagerly वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ईयर। कहते एक दिन बुझो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए वेट कर रहा था, जो कि उसके टाउन में 1 साल के बाद आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होता है। एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप, क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप के ऊपर लेने जा रहा होता है। ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप, वो बहुत ही तेज़ी से भागता है और फिर बस स्टॉप में पहुंच जाता है कुछ ही मिनट्स के अंदर। इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, फिर जब पहुंच जाता है ना बुझो बस स्टॉप के अंदर, फिर वो बहुत ही तेज़ी से सांस लेने लगता है। यानी कि ब्रीथिंग रैपिडली का मीन्स होता है तेज़ी से सांस को लेना। His grandmother asked him why he was breathing so fast. फिर उसकी बुच्चो की ग्रैंडमदर पूछती है कि बेटा तुम इतना तेजी से क्यों सांस को ले रहे हो इतनी फास्टली। बुच्चो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे, फिर बुच्चो बताता है, कहता दादी माँ मैं सारा रास्ते बहुत तेजी से भाग कर आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, पर बुच्चो के माइंड के अंदर अभी क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ये है कि ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वो सोचता है कि अगर मैं भाग कर आया तो भाग कर आने की वजह से क्यों मुझे इतनी तेजी से ब्रीथिंग हो रही है। द आंसर टू बुच्चोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और अभी ये बुच्चो के क्वेश्चन का आंसर है ना, ये हम इस पैराग्राफ के अंदर हमें इसका आंसर मिलेगा एंड सारे चैप्टर इसी टॉपिक पर है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। कहते जो ब्रीथिंग होता है ये भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है एंड अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को इस चैप्टर के अंदर। अब जो बुच्चो है ना वो इतनी रैपिडली पता क्यों कर रहा था सांस, क्योंकि जब वो भाग कर आया फिर उसकी बॉडी के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई थी, इसकी वजह से वो भाग कर आया। और इसी की वजह से तो ये होता है कि जैसे कि जो लोग मोटे होते हैं या फिर क्या होते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं भागते हैं, तो उसकी वजह से वो इतना जल्दी पतले इसी वजह से हो जाते हैं कि जब वर्कआउट करते हैं उनकी सांस कितनी तेज़ी से आने लग जाती है। और जब सांस तेज़ी से आती है फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर आती है, और जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर आती है हम पतले होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम 10.1 पढ़ेंगे, वाई डू वी ब्रीथ। कहते हैं हम रेस्पायर क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। कहते हैं आपने चैप्टर 2 के अंदर तो पढ़ा ही होगा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं जिनको सेल्स कहते हैं। हमें भी पढ़ा ही है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होते हैं इनकी रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। अभी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होते हैं इनका कलर रेड होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हमारी बॉडी के शोल्डर्स का काम करते हैं। इट्स सेल
इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहते हैं जो सेल होता है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। कहते हैं हर एक सेल, ईच सेल यानी कि हर एक सेल जो है बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब इनका मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीन्स होता है जैसे कि हमने हमारे माउथ से खाना खाया, फिर माउथ से खाना खाने के बाद वो ईसोफेगस के थ्रू सभी जब बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है, फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स को अलग कर लेते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स को अलग करते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। और आगे होता है ट्रांसपोर्टेशन। अभी जैसे कि हमने खाना खाया वैसे ईसोफेगस के थ्रू गया, तो वो हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट को ही कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है? आपको पता ही है, जब हम खाना खाते हैं, हमने इसको चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा भी था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो है खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा प्रॉपरली, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड होता है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब एक न्यू इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दिस फंक्शन दिस सेल्स नीड एनर्जी। कहते हैं अब इन सभी फंक्शंस को करने के लिए हमें एनर्जी की तो जरूरत होगी। इवन वैन वी आर ईटिंग, कहते हैं या जहाँ तक कि हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें तभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? कहते हैं फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? कहते कि आपने सोचा कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा क्यों कहते हैं कि आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। कहते हैं जो फूड है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। कहते हैं इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर करते हैं ताकि वो फूड से एनर्जी ले सके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। कहते ब्रीथिंग के समय वो हम एयर के अंदर ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। कहते हैं आपको पता ही है जो एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जिस एयर को हम ले रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, एंड जिस एयर को हम छोड़ रहे हैं उसको होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर। The air we breathe in is transported to all the parts of the body and ultimately to its cell। कहते हैं जिस एयर को हम ले रहे हैं वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, सेल के अंदर भी पहुंचती है वो। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कहते हैं सेल्स के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच गई फिर फूड की ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। जब फूड टूटता है किसी सेल के अंदर एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अभी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर प्लेस टेक करती है? वो करती है सेल्स ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट आपको पेपर्स के अंदर पूछी जा सकती है, आप लिख सकते हो कि सेलुलर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs in the cells of an organism is called cellular respiration। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन की। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कहते सेल के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, और वाटर के साथ ऑक्सीजन की हेल्प से। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन्होंने हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जब फूड का ब्रोकन डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कहते हैं जो फूड है वो ऑक्सीजन के बिना मदद लिए भी टूट सकता है। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब खाना ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड जब खाना बिना ऑक्सीजन की मदद से टूटता है उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल ले सकते हैं इसके आप ईस्ट।
ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। अभी जो फूड टूटता है वो इस तरह से एनर्जी को रिलीज करेगा। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे CO2 लिख सकते हो, प्लस वाटर एंड एनर्जी। यू शुड, और ये जो आपको दिया गया ना ये डायग्राम, ये जो है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की दी गई है। ओके, एंड ये जो नीचे आपको दी गई है ये है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। कहते आपको पता ही है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसकी यीस्ट, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन की यीस्ट कैसी एग्जांपल हुई, वो एरोबिक की क्यों नहीं हो सकती आपने सोचा? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यीस्ट है ना वो बिना ऑक्सीजन की मदद से भी जी सकती है, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। दे आर कोल्ड एनारोबस, और इन जिसकी यीस्ट है ना ये बिना ऑक्सीजन की जी सकते हैं उसको कहते हैं एनारोबस। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से एनर्जी को लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहते ऑक्सीजन कैसे लेते हैं ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती है जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है इनटू अल्कोहल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। अब ये देखो ये था हमारा एरोबिक का जिसके अंदर ऑक्सीजन लग रही थी, नहीं हमारा एनारोबिक का। अभी इसके अंदर आप डिफरेंस देखो, ग्लूकोज बिल्कुल सेम रहेगा हमारा। अब देखो जो एरोबिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्रेजेंस हो गया। एनारोबिक के अंदर एब्सेंस हो गया ऑक्सीजन का। एंड यहाँ पर बन रहा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी दोनों के अंदर सेम रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों के अंदर रहेगी, बट यहाँ पर फर्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन थी ना, इसकी वजह से हमारे ये जो वाटर बन रहा था यानी कि हमारा H2O बन रहा था, बट यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे ईस्ट क्या होती है। कहते हैं ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो ईस्ट होती है ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है। कहते दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। कहते जी एनारोबिकली जो रेस्पायर कर सकती है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं यील्ड अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और ये जो ईस्ट है इसको वाइन एंड बियर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। कहते जो हमारे मसल के सेल्स होते हैं वो भी एनारोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं। भी कैसे करते हैं, जैसे कि ना मैंने आपको बताया था बुझो वाल, जब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि बुझो इतना फास्टली जब रेस्पायर कर रहा था तब उसकी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन आ गई थी। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है जब हम इतना तेज़ी से कोई काम कर रहे होते हैं फिर भाग रहे होते हैं। और मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। कहते कर तो सकते हैं बट ऐसे नहीं है कि हम ऐसे करते रहेंगे एनारोबिकली, नहीं ये गलत है। हम बिल्कुल ही थोड़े से समय के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। वैन देयर इज टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कब करते हैं जब हमारे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के दौरान, और ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तेजी से भाग रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, या फिर काफ़ी घंटों से तुर रहे होते हैं तब, और हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर जो भारी भारी डंबल्स को उठाते हैं ना तब भी ये हो सकता है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, और जब हम सभी एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं ना, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, हैवी एक्सरसाइजेस, फास्ट रनिंग की वजह से जो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने की वो लिमिटेड ही होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और फिर जो है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस करती है इन दी मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, हमारी मसल्स के अंदर, ताकि हम जो है ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। तो एनर्जी की डिमांड को हम जब पूरा करते हैं तब हमारा लगता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये फॉर्मूला। पहले जो हमने लगाया था, पहले हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ O2। आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने रीड किया था कि अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। बट अभी जैसे कि हमारी मसल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन आ जाती है तब ये वाला फॉर्मूला लिखोगे आप, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी।
ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली, कहते जब हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ मसल्स एनारोबिकली भी रेस्पायर करती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस, कहते कि आपने सोचा कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो फिर आपके मसल्स के अंदर पेन क्यों होने लग जाता है. द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली, तब होता है जब आप एनारोबिकली रिस्पायर कर रहे होते हो. द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, अब जब ग्लूकोज पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ना तब वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है. हमने यहाँ पे पढ़ा था लैक्टिक एसिड, ये देखो तभी हमारा लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. दी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, और लैक्टिक एसिड की ही वजह से जब लैक्टिक एसिड हो जाता है तभी हमें जो है क्रैम्प्स होते हैं. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज, फिर जब हमें पेन हो रहा होता है लैक्टिक एसिड की जो प्रेजेंस हो जाती है तब हम ना गरम गरम पानी से, जैसे कि आपके मसल में पेन हो रहा है उसको वॉश कर लेना, तब हमें जो है या फिर मसाज कर ले हमें रिलीफ मिल जाता है क्रैम्प से. क्रैम्प्स होता है दर्द. कैन यू गैस वाइट इज, हो कहते कि आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है. हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कहते इसलिए होता है हॉट वाटर से नहाने से या फिर मसाज करने से इसलिए ठीक होता है क्योंकि इन चीज़ों की वजह से जो हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो होता है. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस, कहते फिर रिजल्ट है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल तक सेल इंक्रीज होते हैं. द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई में इंक्रीजिंग इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर जब हमारी बॉडी के अंदर पहले तो वर्कआउट कर रहे होते हैं फिर हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं हम. फिर जब कुछ समय बाद हमारी ऑक्सीजन फिर से हम नॉर्मल सांस लेने लग जाते हैं, फिर क्या होता है जो लैक्टिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर चेंज हो जाता है. ब्रीथिंग, अभी हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में. ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेने को ब्रीथ कहते हैं. डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरवाइजन ऑफ योर टीचर, अभी जो एक्टिविटी दी गई है ना आपको क्या करना है, आपकी टीचर से परमिशन लेकर करना है या फिर टीचर की निगरानी में करना है. क्लोज योर नोस्ट्राइल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच. नोस्ट्रिल्स आपकी वो होती हैं जो नोज के अंदर होती हैं, एंड माउथ टाइटली आपको करना है, अपनी नाक को बंद कर लेना है एंड अपने माउथ को भी टाइटली बंद कर लेना है एंड लुक एट अ वॉच, और फिर देखना है व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, फिर आप कुछ समय बाद क्या फील करोगे. हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कहते हैं कितने समय तक अपनी नाक और मुंह को बंद कर सकते हो. नहीं, ज़्यादा समय तक कर ही नहीं सकते क्योंकि जब हम हमारी नोज को बंद कर लेंगे ना अपने माउथ को बंद कर लेंगे हम रेस्पायर तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमें खोलना पड़ेगा अपने मुंह को. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, कहते फिर आप इस टाइम को नोट करके रखना कि आप कितने समय तक ऐसे कर सकते हो. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, कहते हैं इस एक्टिविटी को करने बाद समझ जाओगे कि आप ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकते हो. ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कहते जो ब्रीथिंग का सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को छोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से छोड़ते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन. द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. It is a continuous process which cause, yes, जो ऑक्सीजन होती है उसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर O2 लिख सकते हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर CO2 लिख सकते हो, एंड जो आपको ऊपर वाटर था उसको भी आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर H2O लिख सकते हो. और ये आपको पता क्या कह रहे हैं, आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि जब आप ईयर को ऑक्सीजन, जिस ईयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है जब आप उसको अंदर लेते हो, यानी कि हवा को अंदर लेना उसको कहते हैं इनहेलेशन, एंड जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं यानी कि CO2 को बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सहेलेशन. इनहेलेशन यानी कि अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी कि बाहर छोड़ना. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस होता है विच गोज ऑन ऑल द टाइम्स एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कहते हैं प्रोसेस तब तक चलता है जब से इंसान पैदा होता है और जब इंसान मर जाता है तब तक ये प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है, सेम रहता है. क्योंकि सेम ही रहेगा, आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो, एंड जब पर्सन डेड हो जाता है फिर तो उसकी सांस बंद हो जाती है.
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ह्यूमन बींग, नहीं, ऑक्सीजन ही ह्यूमन बींग लेगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। अभी आपको बताया गया कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। कहते जो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ करता है उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट, यानी कि 1 मिनट के अंदर एक पर्सन कितनी बारी ब्रीथ कर रहा है उसको कहते हैं उसका ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहालेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। कहते हैं ब्रीथिंग के समय जो इनहालेशन एंड एक्सहेलेशन होता है वो अल्टरनेटली प्लेस करता है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। अभी ब्रीथ का मीन्स करता है 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, मैंने यहाँ क्या हर्ट सा बना दिया ये, जैसे कि आप मान लो कि ये ट्री है एंड दिस इज दी ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग एंड ये ट्री है। मैं सामने बना देती हूँ, चलो ट्री हल्का सा, ये ट्री एंड ये ह्यूमन बींग है। और फिर क्या हो रहा है, ट्री, ये जो ह्यूमन बींग है क्या काम कर रहा है, CO2 का, ट्री का काम कर रहा है हमारा O2 का। तो ट्री जो है O2 दे रहा है, यानी कि फिर हमारे अंदर गई O2, ये क्या हो गया, इनहालेशन हो रहा है। और फिर ये जो ह्यूमन बींग है वो एक्सहालेशन कर रहा है। किसकी एक्सहालेशन कर रहा है, CO2 की। फिर ट्री O2 दे रहा है, फिर इनहालेशन कर रहा है, फिर एक्सहालेशन दे रहा है। ये चीज़ बता रहे हैं ये। तो कहते हैं ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहलेशन एंड एक एक्सहेलेशन से मिलाकर ब्रीथ बनता है, यानी कि जब हमने सांस ले ली फिर छोड़ दी तो हम ब्रीथ कह सकते हैं उसको। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। कहते हैं कि आप अपने ब्रीथिंग रेट को पता करना चाहोगे। डू यू want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body। कहते हैं सेम ही रहेगा या फिर इसके अंदर चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी हम फाइंड करेंगे इसको कैसे करते हैं, किसके हेल्प से, एक्टिविटी के हेल्प से। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, however if you try you can count your rate of breathing। कहते अभी हमें पता तो लग ही नहीं रहा, जैसे हम ब्रीथ कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कैसे ब्रीथ कर रही हूँ, कितना ब्रीथ कर रही हूँ। however if you try you can count your rate of breathing। कहते इस चीज़ को करने के लिए आप अपने ब्रीथिंग के रेट को काउंट कर सकते हो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, आपको पहले सांस को लेना है और फिर नॉर्मली सांस को छोड़ देना है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। फिर आपको काउंट करना है कि आपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस को लिया और कितनी बार सांस को छोड़ा। डिड यू इनहेल दिस सेम नंबर्स ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल्ड। कहते कि आपने सेम टाइम्स, यानी कि जितनी बारी आपने इनहेलेशन की 1 मिनट के अंदर उतनी बारी आपने एक्सहेलेशन की। ये ऐसे ही होगा, देखो अभी आप अगर एक बार इनहेलेशन करोगे फिर ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा से बार बार इनहेलेशन करते रहोगे। आपको अगर आप एक बार इनहेलेशन करते हो तो आपको पहले छोड़ोगे फिर आप दोबारा से इनहेलेशन कर सकते हो, तो सेम ही आएगा। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक। फिर आपको अभी हमारा ब्रीथिंग रेट नोट करना है 1 मिनट वाला। कैसे करना है, आपको करना है पहला तो ब्रिस्क वॉक के बाद आफ्टर रनिंग, रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। ऐसे कर सकते हो आप। टैबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपको पता क्या करना है यहाँ पर देखो नेम ऑफ द क्लासमेट लिख सकते हो। आपको कितने बॉक्स हैं, ये लास्ट वाला बॉक्स है ना, आपको खुद लिखना है, आपके लिए बॉक्स है, ठीक है, सेल्फ लिखा हुआ है ना यहाँ पर। एंड एक जो बॉक्स है आपका 1 2 3 4, ऊपर वाले 4 बॉक्स हैं, ये आपको आपके बच्चों के नाम लिख देने हैं। और फिर नॉर्मल यहाँ पर तो आपको लिखना है 1 मिनट के अंदर आप कितना ब्रीथिंग रेट कर सकते हो। आफ्टर ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, और फिर 10 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक के अंदर आपको वो वाला लिखना है। आफ्टर रनिंग फास्ट, और फिर जब आप 100 मीटर तक बहुत ही तेज़ी से भागोगे आपको अपना और आपके क्लासमेट्स का लिखना है। और फिर रेस्ट के समय में लिखना आपका अपना और आपकी फ्रेंड्स का। तो वही चीज़ बताएगी थी लाइन्स के अंदर कि आपको लिख लेना है। और फिर कहते चेंजेस इन ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कहते क्या ब्रीथिंग के अंदर चेंजेस आएंगे, 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथिंग होगी, नॉर्मल के अंदर कितनी होगी, ब्रिस्क वॉक के अंदर, रनिंग के अंदर। भी रनिंग के अंदर ज़्यादा होगी, नॉर्मल तो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है, पर जो रनिंग करेंगे हम भागेंगे तो ज़्यादा होती है,
क्योंकि तब एनारोबिक रेस्पिरेशन ले लेती है ना, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी वाला। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ्स फास्टर। कहते हैं आप इस एक्टिविटी समझ लो कि जब आप इस एक्टिविटी को खुद करोगे आपको पता लग जाएगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप इस एक्टिविटी करते हो। शी ब्रीथ्स फास्टर, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। अब जब हम एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा तेज़ी से रिस्पायर करते हैं। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग गेट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15-18 टाइम्स इन अ मिनट। अभी बुक वालों ने आपको जो है एक एस्टिमेशन सा दे दिया है कि जो एक एडल्ट है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग 15 से 18 टाइम्स 1 मिनट के अंदर 15 से 18 टाइम्स ब्रीथ कर लेता है। बट जब नॉर्मल तो कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग है ना एडल्ट वाला, वो 15-18 टाइम्स कर सकता है 1 मिनट के अंदर। पर जब वो हैवी एक्सरसाइज करता है जो उसका ब्रीथिंग रेट है वो 15-18 से छोड़कर 25 टाइम्स हो जाता है 1 मिनट के अंदर। 25 टाइम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, कहते हैं पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं हम अकेला ब्रीथ फास्ट नहीं करते हैं। वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन, फिर हम लंबी लंबी सांस लेते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। सप्लाई टू आवर सेल्स इन स्पीड, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। और फिर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इनहेलेशन करते हैं तभी क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो फूड है वो जल्दी से ब्रेक डाउन होता है। इसी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना फिर हमें भूख लगने लग जाती है, क्योंकि जो हमारी फूड की एनर्जी होती है वो तो ख़त्म हो चुकी होती है ज़्यादा इनहेलेशन करने की वजह से। डज दिस एग्जाम्पल वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, वही चीज़ बताइए। कहते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी का मीन्स होता है एक्सरसाइज करते हो, तो आप क्यों आपको लगता है कि भूख लग रही है हमें। एक्टिविटी 10.3, Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal. Figure 8.3 आपको बता रही हैं कि किस रेस्पिरेशन बता रहे हैं। हम देखते हैं कौन कौन क्या कर रहे हैं। वेरिएशन इन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। आप कहते हैं आपको ये सभी एक्टिविटीज़ करके देखना और फिर देखोगे आपका ब्रीथिंग रेट। एक के अंदर क्या कर रही है, लड़की है जो भाग रही है, इसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा। और एक में जो अंकल है वो तुर रहे हैं, थोड़ा कम होगा इनका ब्रीथिंग रेट। और एक में सो ही रहा है लड़का। और यहाँ पर लड़की जो है कुछ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं शायद। और यहाँ पर पढ़ रहा है, यहाँ पर जो है सीढ़ी चढ़ रहा है। जो ब्रीथिंग रेट है ना वो ज़्यादा इस लड़की का होगा, क्योंकि जो लड़की है वो भाग रही है तेजी से। पहली वॉन्ट्स टू नो वाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्रोजी। कहते जब हम स्लीप कर रहे हैं फिर ड्रोजी कर रहे हैं तो हम यॉन क्यों करते हैं। Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be fastest? और कहते हैं आपको यहाँ पर फाइंड करो आप कि किसके अंदर जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा और किसके अंदर कम हो रहा है। Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience। फिर आपको बताना कि increasing rate of breathing किसके अंदर है। How do we respire? Yes, कहते हैं हम ब्रीथ क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं। Let us now learn about the mechanism of breathing। कहते हैं हम mechanism of breathing के बारे में पढ़ते हैं। Normally we take in air through our nostrils। कहते हैं नॉर्मली हम नॉस्ट्रिल की हेल्प से सांस लेते हैं। हमारी 2 नॉस्ट्रिल्स होती है ना, लाइक दिस। आप एग्जांपल ले लो, ये हमारा नोज एंड दिस आर द नॉस्ट्रिल्स। हमारे 2 नॉस्ट्रिल्स है, इनके हेल्प से जो हम सांस को ले रहे हैं। When we inhale air, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू नसल कैविटी। नोस्ट्रिल से जब वो पास होते हैं उसको कहते हैं नसल कैविटी। क्या होती है वो, नसल कैविटी कहलाती है जब नोस्ट्रिल्स के अंदर हम सांस लेते हैं तब। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अभी आपको जिसकी ना एग्जाम्पल ले लो, ये आपका माउथ है। अभी माउथ के बाद ये जो हमारी होती है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, ये मोटी सी होती है थोड़ी सी, और इसके साथ ना बिल्कुल पतली सी होती है एक पाइप जिसको कहते हैं विंड पाइप। एंड आप सोचोगे कि आपको इचकी सी पता क्यों आती है। कई बार आप खाना खाते हो आपको इचकी सी आने लग जाती है ना, वो इसकी वजह से आती है, क्योंकि जब हमारी फूड पाइप से खाना जा रहा होता है, या फिर कई बार हम कहते हैं इसलिए कहते हैं ना आप बोलो मत खाना खाते समय, क्योंकि जब हम बोलते हैं
खाना थोड़ा बहुत यहाँ पर चला जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर चला जाता है ना विंड पाइप के अंदर, इसकी वजह से विंड पाइप इसके लग जाती है। वैसे तो जब हम खाना खाते हैं विंड पाइप बंद हो जाते हैं, नहीं तो हमेशा ही हमें इसकी आए, क्योंकि वह थोड़ी सी खुली होती है तो फिर अंदर चला जाता है खाना थ्रू दी विंड पाइप। कहते हैं जब नसल कैविटी की हेल्प से जो ऑक्सीजन है वो विंड पाइप से हेल्प से लंग्स के अंदर पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। और जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। फिगर 10.4, यस 10.4 के अंदर शो किया गया आपको। ये देखो, ये है हमारी नसल कैविटी, ये हो गई हमारी ओरल कैविटी, ये है हमारा फिर नेक्स्ट, ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारे लंग्स हैं, और ये हमारा रिब्स हैं। ये जो लंग्स की बाहर लगी हुई है ना ये नट्सा, ये लब हमारी रिब्स हैं। और ये हमारा डायफ्राम नीचे वाला। चैप्टर 2 के अंदर हमने इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा था। चैप्टर 2 चलो अभी हम पढ़ते हैं। यस, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स। कहते इस कैविटी के अंदर क्या होता है, जो रिब्स हैं वो लगी होती है। हमने देखा ना अपने नीचे मैंने आपको दिखाया किस तरह से रिब्स हैं। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity। अब जो डायफ्राम है कहते वो क्या होता है, जो एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है ना, जो कि फ्लोर बनाती है चेस्ट कैविटी का, उसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। जो ब्रीथिंग है वो क्या करती है, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब इनहेलेशन जब हम सांस को ले रहे होते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। जो रिब्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, अप करते हैं, ऊपर करते हैं, एंड आउटवर्ड्स भी करते हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो डायफ्राम वो नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। ये जो मूवमेंट है ना वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है स्पेस को हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर। एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। और जो एयर है वो क्या करती है, लंग्स के थ्रू रशेज होती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। जो लंग्स आते हैं ना वो हवा की हेल्प से भर जाते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। और फिर जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, रिब्स मूव डाउन। जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं एंड इनवर्ड्स, वाइल डायफ्राम्स मूव अप इनटू द फॉर्मर पोजीशन। और जो डायफ्राम है फॉर्मर पोजीशन के अंदर हो जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये क्या करते हैं, चेस्ट कैविटी का साइज को रिड्यूस करते हैं। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जो एयर है वो लंग्स की हेल्प से पुश्ड आउट होती है। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। और ये जो मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर ईजिली फेल्ट करती हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। ये जो हमारा चैप्टर है वो पार्ट नंबर 2 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सिर्फ हमारे ना 4 पेजेस ही रह गए, तो बिल्कुल छोटा सा पेज है, आपको ये मैंने कुछ समझाया नहीं, आप ना इसकी हेल्प से अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे थोड़ा सा ये इनहेलेशन है एंड एक्सहेलेशन है। जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, जो एयर है वो ड्रॉन हो रही है, रिब्स आउट की तरफ मूव कर रहे हैं, डायफ्राम डाउन है। देखो इनहेलेशन के अंदर डायफ्राम नीचे है और एक्सहेलेशन की तरफ डायफ्राम ऊपर हो रहा है, एयर को बाहर पंप कर रहा है। देखो जब इनहेलेशन डायफ्राम हो गया नीचे, क्योंकि एयर आ रही है, पर जब एयर को बाहर निकालना डायफ्राम से पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है ताकि एयर बाहर निकल जाए। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस वीडियोज़, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट then comment me please and subscribe my channel, like my video. Bye, till then stay happy.